हे ऑल, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 के कुछ की पॉइंट्स। जैसे कि हम सबको पता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 जा रहा है और उसकी जगह पे डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 लॉन्च करने वाले हैं 1 फरवरी 2025 को, जब हमारा बजट डिक्लेयर हो रहा है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ये जो हमारा न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड है 2025 उसको डिक्लेयर करेंगे। तो ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 है, इसके जो की पॉइंट्स है वो क्या है, इसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और किस बेसिस पे इसमें चेंजेस होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्लोज क्यों हो रहा है और जो डायरेक्ट टैक्स कोड है 2025 उसे लॉन्च क्यों किया जा रहा है। जैसे कि हमारा टैक्स है जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जब बना था तो 1961 में इसको लाया गया था और इसमें जो क्लॉजेस थे या सेक्शंस थे ये उस टाइम का जो सिनेरियो था या फिर उस टाइम की जो कंडीशन थी वर्ल्ड में उसके डिपेंड पे लाया गया था। बट आज का अगर सिनेरियो हम देखें या फिर सिचुएशन जो भी चल रही है देश में हम देख रहे हैं, तो उसके बेसिस से हमारा जो टैक्स है वो कहीं पे मैच नहीं होता। तो उस टैक्स को आज के सिनारियो से मैच करने के लिए और लोगों को इजीली अंडरस्टैंड करवाने के लिए हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसे चेंज किया जा रहा है। डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 को लॉन्च किया जा रहा है। तो अभी तो मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि गवर्नमेंट क्यों चेंज करवाना चाहती है टैक्स कोड को, बट अब तो पॉइंट वाइज अभी मैं ये अंडरस्टैंड करवाती हूँ आपको कि गवर्नमेंट क्या क्या मेजर चेंजेस लेके आ रही है न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड में। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंड करना कि क्या की मेजर चेंजेस होने वाले हैं न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट मेजर चेंज होने वाला है वो होने वाला है सिंप्लीफाइड द रेसिडेंशियल स्टेटस। पहले का जो इनकम टैक्स कोड था उसमें ये हुआ था कि पर्सन के जो रेसिडेंशियल स्टेटस थे उसको बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। इसकी वजह से समझने में या फिर अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती थी। बट जो न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड है उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है सिर्फ दो कैटेगरी में, एक है रेसिडेंट एंड दूसरी है नॉन रेसिडेंट। अब अगर कोई आईटीआर फाइल करने जाएगा तो उसको सिर्फ दो कैटेगरीज में खुद को डिफाइन करना है, एक तो वो रेसिडेंट है या नहीं या दूसरा वो नॉन रेसिडेंट है या नहीं। रेसिडेंशियल स्टेटस डिफाइन करने की वजह से, जैसे पहले जो टर्म थी रेसिडेंट विद नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इस टाइप की जो टर्म्स थी इनकम टैक्स कोड में वो सब अभी जाने वाली है। उसकी वजह से जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता था वो सब कन्फ्यूजन अभी नहीं रहने वाला है। देन जो नेक्स्ट मेजर चेंजेस होने वाला है वो है असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। अभी का जो इनकम टैक्स कोड होने जा रही है उसमें सिर्फ एक ही टैक्स ईयर होगा जो कि फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है। पहले क्या होता था, असेसमेंट ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर, ऐसे तीन कंसेप्ट होती थी। इस भी ईयर चल रहा है 2024 और 25, तो इसका जब असेसमेंट होगा वो होगा 25 और 26 में। बट इस कंसेप्ट को अब गवर्नमेंट विड्रॉ कर रही है, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर इतनी ही कंसेप्ट रहने वाली है। आपको किसी भी कंपनी का टैक्सेशन देखना होगा या फिर किसी भी कंपनी का अकाउंटिंग देखते तो एज पर न्यू इनकम टैक्स कोड आपको सिर्फ फाइनेंशियल ईयर देखना पड़ेगा। ईयर या फिर असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर ऐसे दो कंसेप्ट नहीं रहने वाली है, जिसकी वजह से कि पहले बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता था। पर्सन समझ ही नहीं पाते थे कि असेसमेंट ईयर कौन सा है और प्रीवियस ईयर कौन सा है, या फिर असेसमेंट ईयर कौन सा है और फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। तो इस कंसेप्ट को ईजिली अंडरस्टैंड करवाने के लिए इसे डाइवर्ट किया जा रहा है सिर्फ एक फैकल्टी में, वो है फाइनेंशियल ईयर। तीसरा मेजर चेंज होने वाला है वो है कैपिटल गेन टैक्सेशन पे। पहले क्या होता था कि किसी को कुछ कैपिटल गेन होता था, एक तो पर्सन वो हाइड करते थे, उस पर टैक्स ही नहीं फाइल करते थे। सेकंड ये चीज़ होती थी कि कैपिटल गेन टैक्सेशन अलग पार्ट आता था, तो उस पर जो टैक्स कैटेगराइज किया जाता था या फिर उस पर जो टैक्स इम्पोज किया जाता था उसका रेशो अलग रहता था। बट अभी क्या होने वाला है कि कैपिटल गेन जो भी आपको हो रहा है उसको नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से ही कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जो आपको कैपिटल गेन होने वाला है या फिर आपको जो कैपिटल प्रॉफिट होने वाला है वो भी, उसका भी टैक्सेशन या फिर उस पर जो टैक्स रेट से आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा, टीडीएस पे करना पड़ेगा, उसकी जो कैटेगरी आएगी वो नॉर्मल टैक्स रेट के वाइज आएगी। मेजर चेंजेस होने वाला है, फोर्थ मेजर चेंज होने वाला है वो होने वाला है इनकम के जो कैटेगराइज आते थे या फिर इनकम जिस पार्ट में कैटेगराइज किया जाता था वो चेंज होने वाला है। जैसे कि पहले आता था इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उन दो पार्ट या उन दो पर्टिकुलर नाम को अभी चेंज कर दिया गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी को कर दिया गया है एम्प्लॉयमेंट इनकम, और इनकम फ्रॉम बिजनेस को चेंज कर दिया गया है इनकम फ्रॉम रेसिडरी सोर्सेज की तरह। नेक्स्ट जो चेंज लाया गया है वो लाया गया है यूनिफाइड
यूनिफाइड टैक्स रेट फॉर ऑल कंपनीज। डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी के लिए अलग अलग टैक्स रेट रहता था, बट उस टैक्सेशन को यूनिफाइड करने के लिए अब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने जा रही है यूनिफाइड टैक्स रेट, जैसे कि डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज के लिए सेम टैक्स रेट रहेगा। इसके भी चीज़ होने वाली है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर जो भी मल्टीनेशनल बिजनेसेस है, इसका जो टैक्स है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, या फिर जो हमारी कंट्री में जो मल्टीनेशनल बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं उसकी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, बिकॉज ऑफ कि सबके लिए सेम टैक्स रेट रहेगा। जो नेक्स्ट चेंज है वो होने वाला है रिड्यूसिंग एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस। तो ये मोस्टली के जो सैलरी बेसिस पे जो एम्प्लॉय ITR फाइल करते हैं उनके लिए रहने वाला है। सो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर ITR फाइल करते हैं तो उसमें बहुत सारे एग्जम्पशंस या डिडक्शंस लेते हैं, तो इस सब को अभी रिमूव कर दिया जाएगा न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड में। जो भी एग्जम्पशंस हम लेते थे या फिर जो भी डिडक्शन हमें मिलती थी वो रिमूव कर दी जाएगी। बहुत सारे लोगों का मतलब इस चीज़ पे लोगों की दो राय है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी वजह से पेएबल टैक्स लायबिलिटी है वो कम आती है, और बहुत सारे लोगों का ऐसे भी कहना होता है। ये समझने में हार्ड है, इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि एग्जम्पशंस क्या है, डिडक्शंस क्या है, और इसे कैसे क्वालिफाई करना है, इसे कैसे लेना है। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा गया है कि जो भी डिडक्शंस या फिर जो भी एग्जम्पशंस हम पहले लिया करते थे उसे अब रिमूव कर दिया जाएगा। और एक दूसरी साइड पे ये भी है कि जो पहले का जो टैक्स रेशो था वो ज़्यादा था, गवर्नमेंट ये करवाना चाहती है कि एग्जम्पशंस और डिडक्शंस को रिमूव कर दिया जाए और जो टैक्स का जो रेशो है उसे कम कर दिया जाए। तो इसकी वजह से ये होने वाला है कि टैक्स फाइलिंग ईजी हो जाएगा, और जो लूप होल्स थे टैक्स ना पे करने के लिए जो लोग यूज़ करते थे वो भी रिमूव हो जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग गलत एग्जम्पशंस लेते थे या फिर गलत डिडक्शंस फाइल कर देते थे जो एक्चुअल में होते नहीं थे। इस सब को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है। गवर्नमेंट न्यू टैक्स कोड में ये चेंज करवाना चाहती है कि जितने भी टैक्स एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस है उसे रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वाला चेंज है ये जो CS और CMA है उनके लिए ज़्यादा आई थिंक खुशी देने वाला होने वाला है, क्योंकि पहले क्या होता था कि ओनली CA जो होते थे वही टैक्स फाइल कर सकते थे या फिर वही प्रोफेशनली किसी भी कंपनी में ऑडिट करवा सकते थे, बट सेक्रेटरी या फिर CMA होते थे वो भी कंपनी का ऑडिट फाइल कर सकते हैं, वो भी किसी भी कंपनी में टैक्स फाइल कर सकते हैं या फिर ऑडिट के जो काम है उसे देख सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा वाला चेंज है, बिकॉज पहले क्या होता था कि ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उनको ही अलाउ था ऑडिट करना किसी भी कंपनी में, बट डायरेक्ट टैक्स कोड की वजह से CS और CMA भी अभी ऑडिट करवा सकते हैं। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है कि TDS एंड TCS अब सारे इनकम पे या फिर सारी सोर्सेज पे एप्लीकेबल होगा। पहले कुछ ही सोर्सेस ऐसे थे जिस पे TDS और TCS एप्लीकेबल होता था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जो TDS के वाइज जो इनकम आती थी गवर्नमेंट को वो कम था, उसका जो क्राइटेरिया था वो कम था, बट उस क्राइटेरिया को वाइडर करवाने के लिए अब सारी चीज़ों पे TDS एंड सारी सर्विसेज पे या सारे गुड्स पे TCS एंड TDS एप्लीकेबल होगा। और कौन से इस पे कितना होगा वो तो गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, बजट डिक्लेयर होगा तभी, बट हाँ TDS का जो रेशो है उसे कम करने वाले हैं, बट उसकी जो कैटेगरीज है जिस पे वो एप्लीकेबल होता था उसे बढ़ाने का गवर्नमेंट अभी सोच रही है। जैसे कि सोच नहीं रही है, वो इंट्रोड्यूस ही करवाए, वो अभी जो न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा उसमें एक्सप्लेन ही करवा देंगे कि हाँ ये एप्लीकेबल होने वाला है इन सारी सर्विसेज पे, इन सारे गुड्स पे। तो इसकी वजह से ये होगा कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है टैक्स की तरफ से आता था इंक्रीज हो जाएगा, उसका जो बेस है वो वाइडर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो मेजर चेंज होने वाला है वो स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो टैक्सेशन को सिंप्लीफाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो पहले का जो इनकम टैक्स कोड था उसमें क्या होता था, उसमें 298 सेक्शंस थे, सेवरल सबसेक्शंस थे, देन कुछ क्लॉजेस थे और उसके बाद 14 शेड्यूल थे। तो इसको रेड्यूस करके गवर्नमेंट ने अभी जो न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड है उस पर इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं 319 सेक्शंस एंड ओनली 22 शेड्यूल्स। डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 के बारे में बातें चल रही थी, तो सबको ये क्वेश्चन था कि क्या इसका इम्पैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज पे होने वाला है या नहीं। टाइम पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जम्प्ट किया गया है इस डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 से भी।
तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं ऐसा मुझे लग रहा है। फाइनेंशियल बजट डिक्लेयर होगा उसके बाद इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये अंडरस्टैंड किया है कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में, इससे वाला है किस पार्ट को नुकसान होने वाला है, और ये आने से क्या पर्सन्स को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। जैसे कि जीएसटी लॉन्च हुआ था तो गवर्नमेंट ने कहा था कि ये सिंपल टैक्स है, तब भी गवर्नमेंट ने यही कहा था कि ये इजी टैक्स है, लोग इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट जब जीएसटी लॉन्च हुआ उसके बाद जितने सारे चेंजेस जीएसटी में आए या फिर अभी भी जीएसटी में जितने सारे चेंजेस चल रहे हैं उसको देख के ये लगता है कि डायरेक्ट टैक्स कोड में भी आगे जाके चेंजेस आएंगे या फिर आगे जाके उसमें भी बहुत सारी अमेंडमेंट होगी। तो हम इस जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की है उसके बेसिस पे ही डायरेक्ट टैक्स कोड को अंडरस्टैंड करते हैं। थैंक यू।